कल हमने जो अपना गुज़श्ता लेक्चर ख़त्म किया था, उसमें हमने रिसेप्टर्स और उसके साथ-साथ हमने न्यूरॉन्स की टाइप्स, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का फंक्शन डिस्कस किया था। और आज जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम का थर्ड पार्ट है, जिसे हम इफेक्टर्स कहते हैं, जो कि मसल्स और ग्लैंड्स हैं, उसको हम तफसीलन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इफेक्टर जो है ये कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि मसल्स या ग्लैंड्स, जब वहां पे कोई नर्व इम्पल्स पहुंचती है तो वो उसको रेस्पॉन्स देती हैं। मसल्स आपको पता है कि हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिंगर्स रेस्पॉन्स करती हैं, बाजू रेस्पॉन्स करता है, लेग्स रेस्पॉन्स करती हैं। इसी तरह जब बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड है, जैसे पैंक्रियाज है, तो ये भी रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। ये फौरी तौर पे अपनी सेक्रेशंस पैदा करते हैं जो कि हार्मोन्स कहलाती हैं, हार्मोन्स पैदा करते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसका एक पूरा पैटर्न होता है कि सबसे पहले रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाती है, ब्रेन के पास जाती है। उसके बाद फिर ये जो है दोबारा से वहाँ पे सिग्नल प्रोसेस होने के बाद इसको वापस भेज दिया जाता है मसल्स की तरफ या ग्लैंड्स की तरफ, जहाँ पे ये अपना रेस्पॉन्स पैदा करते हैं या जो इन्होंने काम पैदा करना होता है ये वहाँ पे अपना काम करते हैं। एक आपके बुक के अंदर एक छोटा सा सेक्शन है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके ऊपर आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। रिफ्लेक्स आर्क आपको आसान जुबान में अगर मैं बताता चलूँ तो रिफ्लेक्स आर्क ये वो अमल होता है जब आपको कोई अचानक से कोई सुई चुभ जाए, कोई कांटा लग जाए या कोई ऐसा कोई हादसे का खतरा हो, तो बाजू या आपका हाथ जो है वो फौरी तौर पे उस जो रिस्की पॉइंट है, रिस्की जगह है, उसे खुद ही उठा लेती है, खुद को वहां से दूर कर ले। बॉडी खुद ही अचानक से रेस्पॉन्स करती है, आपके ब्रेन को भी नहीं पता होता। आपका हाथ अचानक से पीछे आता है, आपका बाजू अचानक से पीछे आता है, नहीं आप खुद ही अचानक से पीछे हट जाते हो उस पॉइंट से। तो ऐसा जो रेस्पॉन्स होगा, ऐसी जो मूवमेंट्स हैं, तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर। सिंपल इसमें यह है कि आपकी सोचने की सलाहियत जिसमें इन्वॉल्व ना हो, जिसमें सोचने की अगर सलाहियत इन्वॉल्व है वो रिफ्लेक्स आर्क नहीं कहलाएगा। तो इसका नहीं इस इंफॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या होगा। अभी जैसे हमें पता है कि आम जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, आम रिफ्लेक्सेस में जो 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें रिसेप्टर्स सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल ट्रेवल करते हैं, ब्रेन तक जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद उसको फिर इफेक्टर तक भेजा जाता है। लेकिन रिफ्लेक्स आर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें रिसेप्टर सिग्नल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि इतना कि उसको ब्रेन तक भेजा जाए, ब्रेन प्रोसेस करे, उसके बाद फिर उसके ऊपर सोचा जाए, फिर उसको भेजा जाए इफेक्टर्स की तरफ और उसके ऊपर रिस्पॉन्स पैदा किया जाए। क्योंकि इससे पहले नुकसान हो सकता है, इससे पहले आपको सुई चुभ सकती है, गर्म चीज़ हाथ को लग सकती है। लिहाजा फौरी एक्शन की जरूरत होती है कि जैसे कोई गर्म चीज़ लगी और उसी वक्त उसके ऊपर एक्शन करना होता है। तो इस ये उसी वाले एक्शन के अमल को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। और इसमें सिग्नल रास्ते से ही बैक हो जाता है, रास्ते से ही जो मोटर सिग्नल है वो जनरेट हो जाता है। अभी सेंसरी सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंचता, रास्ते में भी वो स्पाइनल कॉर्ड तक ही पहुंचता है। तो रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही से इसके अंदर कुछ इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन हाथ से, ये देखें कील लगा, हाथ पे भी कील लगा, और कील लगने से कुछ अरसा पहले ही ये जो सिग्नल बाजू से होता हुआ वर्टिब्रल कॉलम के अंदर गया, मुतलका रीजन के अंदर, रेफरेंस रीजन के अंदर, जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन। वहां से फिर सिग्नल फौरी तौर पे मोटर न्यूरॉन से होता हुआ वापस आ जाता है। वहां पे 2 गैंग्लियन होते हैं, जिसको हम कहते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन एंड वेंट्रल रूट गैंग्लियन। उसके अंदर जो रूट गैंग्लियन है ये उसको प्रोसेस करते हैं,
और रूट गैंग्लियन में सिग्नल प्रोसेस होने के बाद फौरी तौर पे जो है वो दोबारा से फिंगर्स में आता है, हाथ में आता है और हाथ उसको पीछे हटा देता है। अब देखें, ये शॉर्ट डिस्टेंस सिग्नल प्रोसेस हो गया है, सिग्नल अभी ब्रेन तक नहीं गया। अगर हाथ लग जाए, कोई डैमेज हो जाए, इंजरीज हो जाए कोई, तो फिर उसके बाद यहाँ से सिग्नल बाद में ब्रेन तक जाता है। सिग्नल बाद में ब्रेन तक जाता है। डैमेज होने के बाद ब्रेन को पता चलता है कि काम हो गया है। हाथ पीछे हटने के बाद ब्रेन को पता चलता है कि हाथ पीछे हटा है, यहाँ पे कोई चीज थी और जिसकी वजह से हाथ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है और दर्द का भी एहसास बाद में होता है। यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड तक कोई दर्द का एहसास नहीं होता, क्योंकि जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो सिग्नल लेके जाते हैं ब्रेन तक और ब्रेन उसको डिटेक्ट करता है। स्पाइनल कार्ड ब्रेन के सिग्नल्स को डिटेक्ट नहीं करता। बहरहाल बहुत ही इजी और शॉर्टेस्ट वे है। ये 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। सेंसरी रिसेप्टर्स सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं, सिग्नल्स को ट्रेवल करते हैं रेलिवेंट स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर, वहां पे सिग्नल प्रोसेस होता है। डोर्सल रूट गैंग्लियन से सिग्नल होता हुआ इफेक्ट मोटर न्यूरॉन्स तक जाता है और मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर तक जाता है। बेसिकली 3 कंपोनेंट्स ही हैं इसके अंदर, लेकिन तीनों कंपोनेंट जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही है वो। अगर हम इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में लिखें तो ये इस तरह से आएगा। ये सिंपल रिफ्लेक्स सर्किट के अंदर 4 किस्म के वो कह रहे हैं न्यूरल पाथवे शामिल होंगे। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, जिसके अंदर पेन सेंसिटिव एंडिंग्स होती हैं स्किन के अंदर, लॉन्ग फाइबर्स होते हैं इनके अंदर। ये लॉन्ग फाइबर जो है ये स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। जैसे ये न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है तो ये एक एसोसिएशन न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, या जिसको हम इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं, उसको एक्टिवेट करता है और इंटर न्यूरॉन फौरी तौर पे मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है और मोटर न्यूरॉन सिग्नल्स को लेके जाता है मसल्स तक। ये चौथा पार्ट है इसका, मसल्स। और मसल्स हैं वो फौरी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बॉडी को डैमेजिंग स्टिमुलस की वजह से वहां से दूर ले जाते हैं। और सेंसरी न्यूरॉन जो है वो ये बाद में एक कनेक्शन करते हैं, सिनैप्स हम कहते हैं कि कनेक्शन करते हैं इंटर न्यूरॉन्स के साथ। एक ऐसा इंटर न्यूरॉन जो कि रिफ्लेक्स एक्शन में तो इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन वो एक इंटर न्यूरॉन जो ब्रेन के साथ लिंक करता है और ब्रेन को बाद में पता चलता है कि कोई डेंजर था, कोई नुकसान था या बॉडी को नुकसान हुआ है। ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये एक ऐसा इनवॉलंटरी एक्शन है जो कि कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन ऐसा इनवॉलंटरी एक्शन है जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स के अंडर है, जो कि पेन के रिसेप्टर्स हैं। और इसके अंदर भी तीनों कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसका कंपोनेंट ब्रेन वाला इन्वॉल्व नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड वाला इंटर न्यूरॉन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। अच्छा, अब हम बार बार काफी 2-3 दिनों से नर्व इम्पल्स का जिक्र कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, आपने ये 10th क्लास में भी पढ़ा होगा व्हाट इज द नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स बहुत ही आसान है। ये एक ऐसा करंट है, ये एक ऐसा पोटेंशियल है जो कि न्यूरॉन्स के ऊपर ट्रेवल करता है सिग्नल की शक्ल में। तो इसमें सिग्नल होता क्या है? ये सिग्नल क्या करंट होता है? क्या ये कोई वाटर होता है? क्या ये कोई क्या चीज होती है? तो सिग्नल असल में कुछ भी नहीं है। ये सिग्नल एक्चुअली ये एक ऐसा नर्व इम्पल्स है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है, जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का एक चेंज है जो कि न्यूरॉन्स की पूरी लेंथ के ऊपर ट्रेवल करता है। नेगेटिव पॉजिटिव आयंस मतलब कि मूवमेंट्स की आयंस हैं जो न्यूरॉन्स की सेल मेम्ब्रेन है, इलोंगेटेड पूरे उसके फाइबर्स के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन है ये उसके ऊपर ट्रेवल करता है। जैसा ये हम देखते हैं इस तरह से कि ये जो न्यूरॉन का फाइबर है, इलोंगेटेड फाइबर, तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जो पूरे न्यूरॉन्स के ऊपर ट्रेवल करती है, जिसको नर्व इम्पल्स कहते हैं। क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का एक पोटेंशियल है, और आपको पता है कि पोटेंशियल जो होता है इसका हमेशा एक डिफरेंस होता है। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस का जो डिफरेंस है दैट इज अ मेजरेबल, और इसको हम बहुत ही एक मामूली मिकदार में एक वोल्टेज का पोटेंशियल होता है और दैट इज मेजरेबल।
उसको बहुत ही माइक्रो डिवाइस की मदद से उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, जिसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। So nerve impulse is a wave of electrochemical changes which travels along the length of neurons, involving chemical reactions and movement of ions across the cell membrane. ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, इज ए मेजर ऑफ कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क। जो कोई इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, ये उसको काम करने का एक पोटेंशियल है। It represents a type of stored energy which is manifested during the separation of charges across the barrier. ये एक तरह से स्टोर एनर्जी है जो कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है उसके दोनों तरफ जो सेपरेशन है, ये उस सेपरेशन के चार्जेस को मेजर करती है। इन केस ऑफ न्यूरॉन्स के मामले में द चार्जेस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये जो चार्जेस होती हैं ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस होती हैं। चार्जेस जो हैं ये बैरियर के दोनों तरफ होंगे। अभी जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस जाके सेल के बाहर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव आयंस होंगे और सेल के अंदर ये नेगेटिव आयंस होंगे। तो ये बायोलॉजिकल डिफरेंस जो होता है पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस का, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। हम पिछली स्लाइड पे वापस चलते हैं। The electrical potential that exists across a cell membrane is also known as membrane potential. ये जो नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयन की एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो मेम्ब्रेन के दोनों तरफ में एग्जिस्ट करती है, इसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहा जाता है। एक आम न्यूरॉन, टिपिकल न्यूरॉन, जब उसके ऊपर कोई नर्व इंपल्स ट्रेवल नहीं कर रही होती, एक टिपिकल न्यूरॉन जो है वो आम कंडीशन में इज मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रिकली आउटसाइड। न्यूरॉन बाहर वाली साइड पे ज्यादा पॉजिटिव होता है, जबकि सेल की इन साइड वो ज्यादा नेगेटिव होता है। इसकी बहुत आम सी कॉमन सी रीजन है कि आपको पता है जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं उनका साइज बहुत ज्यादा होता है। वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल से बाहर नहीं जा सकती। प्रोटीन्स का साइज हमेशा ज्यादा होता है, जैसे एंजाइम्स सेल से बाहर तो नहीं जाते, सेल्स के अंदर रहते हैं। तो प्रोटीन्स के ऊपर हमेशा एक नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से मेजर जो नेगेटिव चार्ज की वजह से न्यूरॉन के सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर नेगेटिव रहता है और सेल के बाहर वाला स्ट्रक्चर, न्यूरॉन के बाहर वाला स्ट्रक्चर पॉजिटिव रहता है। लेकिन प्रोटीन्स के अलावा भी कुछ पॉजिटिव आयन होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन आयन का मेजर रोल है कि हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव आयन होता है, ऑटोमेटिकली मूव करके न्यूरॉन से बाहर की तरफ चला जाता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये जो एक नेट डिफरेंस होता है कि न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव, ये जो एक डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस कंडीशन में कोई नर्व इंपल्स ट्रेवल नहीं करती। तो फिर नर्व इंपल्स क्या है? नर्व इंपल्स वो है जब ये जो बाहर वाला पॉजिटिव और अंदर वाला नेगेटिव, ये चार्जेस रिवर्स हो जाए, कि सेल के बाहर पॉजिटिव हो जाए और सेल के अंदर उसी साइड पे पॉजिटिव हो जाए और सेल के बाहर नेगेटिव हो जाए। दैट इज कॉल्ड एज एक्टिंग पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड एज नर्व पोटेंशियल। ये है नर्व इंपल्स। अब ये देखिए, थोड़ा सा पार्ट है, सेल के बाहर नेगेटिव है और उसके अंदर पॉजिटिव है। तो ये कैसे हो गया? क्या प्रोटीन्स बाहर चली गई? नहीं, प्रोटीन्स तो बाहर नहीं गई, लेकिन ये जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो सेल के बाहर बहुत ज्यादा थी, वो ज्यादा मिकदार में, ह्यूज अमाउंट के अंदर हाइड्रोजन आयन इतने ज्यादा सेल के अंदर आ जाती हैं कि सेल के अंदर जो नेट चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाता है और सेल के बाहर नेट चार्ज वो नेगेटिव हो जाता है। ये बहुत ही ब्रीफ ड्यूरेशन के लिए होता है और ये जो ग्रे हाईलाइटेड एरिया है ये इसकी पूरी लेंथ के ऊपर ट्रेवल करता है। ये स्टिमुलस आगे ट्रेवल कर जाएगा और पीछे वाला वापस आ जाएगा, पीछे वाला उसी तरह बाहर दोबारा से पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर से नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये जो इसका नेक्स्ट अगला हिस्सा है वो बाहर की तरफ वो नेगेटिव हो जाएगा और अंदर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। ये नर्व इंपल्स कहलाएगी। इसकी स्पीड 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से भी ज्यादा फास्ट होती है।
कि एक मिनी सेकंड के अंदर ये बहुत तेजी से इसके ऊपर ट्रेवल कर जाती है नर्व इम्पल्स। और इसको मैंने बताया था कि ये विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज, ये किसी वोल्टेज मीटर से ये मेजर किया जा सकता है, सेल के बाहर वाला और सेल के अंदर वाला डिफरेंस, इसका एक पोटेंशियल डिफरेंस मेजरेबल होता है। अच्छा, ये जो नर्व इम्पल्स है, चार मेजर फैक्टर होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स को या इस पोटेंशियल डिफरेंस को कंट्रोल करते हैं। चार मेजर फैक्टर वो हैं, एक तो सोडियम एंड पोटेशियम आयन, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस, लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम न्यूरॉन्स एंड नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कि नर्व इम्पल्स कोई कंडक्शन नहीं होती। चार मेजर फैक्टर हैं। सबसे ज्यादा रोल है सोडियम एंड पोटेशियम आयन एंड नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोडियम एंड पोटेशियम आयन को। One of the many kinds of ions present in nerve cells and surrounding fluid are sodium ions and potassium ions are most important. सोडियम आयन जो है ये तकरीबन सेल के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर तकरीबन 10 गुना ज्यादा मिकदार में होते हैं एज कम्पेयर टू इनसाइड। जितने सोडियम आयन सेल के अंदर है, जितने सोडियम आयन सेल से बाहर है, सेल से बाहर न्यूरॉन से बाहर जो सोडियम आयन की मिकदार है वो 10 टाइम्स ज्यादा है। अगर मिसाल के तौर पे हम ये कहें कि न्यूरॉन के अंदर अगर 1 सोडियम आयन है तो बाहर 10 होंगे, अगर न्यूरॉन के अंदर 10 सोडियम आयन है तो बाहर 20 होंगे। जबकि पोटेशियम आयन्स हैं ये 20 गुना ज्यादा होते हैं, इन मोर कंसंट्रेटेड इनसाइड देन आउटसाइड। पोटेशियम आयन ये सेल के अंदर 20 गुना ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाहर। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पोटेशियम आयन तो सेल के अंदर ज्यादा है एज कम्पेयर टू आउटसाइड, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि पोटेशियम आयन का साइज भी काफी छोटा होता है, इसका पोटेंशियल थोड़ा कम होता है। लेकिन ओवरऑल सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है सेल के बाहर। और ऑल द न्यूरॉन्स हैव वेरी एक्टिव सोडियम पोटेशियम पंप। इसके अलावा तमाम न्यूरॉन्स की सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ खास पंप लगे होते हैं जो कि इस तरह से काम करते हैं, एटीपी एनर्जी को यूज करते हुए वो सोडियम आयन को बाहर भेजती हैं और पोटेशियम आयन को सेल के अंदर भेजती हैं। और ये दोनों अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम होता है, क्योंकि हमें पता है सेल के अंदर पहले ही पोटेशियम ज्यादा है और सेल के बाहर पहले ही सोडियम बहुत ज्यादा है, लिहाजा सेल के अंदर जो मजीद सोडियम भरा हुआ है उसको भी एनर्जी लगा के मुसलसल बाहर भेजा जाता है, और सेल के बाहर जो पोटेशियम भरा हुआ है उसको भी मजीद एनर्जी लगा के सेल के अंदर भेजा जाता है। लिहाजा ये जो एक्टिवली मूवमेंट्स है सोडियम और पोटेशियम आयन की, ये होती है विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग एटीपी, और ये पंप काम कर रही होती है। इन पंप की मौजूदगी की वजह से जो एटीपी को ड्राइव करके सोडियम और पोटेशियम आयन को अंदर बाहर भेजा जाता है। सो फॉर एवरी 2 पोटेशियम आयन, हर 2 पोटेशियम आयन के पीछे जो सेल के अंदर दाखिल होते हैं 3 सोडियम आयन बाहर भेजे जाते हैं। ये भी एक देखें कैसा डिफरेंस पैदा हो रहा है। सो इनसाइड बिकम्स मोर नेगेटिव, तो जो अंदर वाला हिस्सा है वो ज्यादा नेगेटिव हो जाता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड, और सेल के बाहर हमेशा एक पॉजिटिव जनरेट होता है। एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर न्यूरॉन के अंदर कोई नर्व इम्पल्स ट्रेवल नहीं करती, तो एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो तकरीबन -70 मिली वोल्ट होता है, जिसके अंदर हमने यह कहा कि बुनियादी तौर पे सेल के बाहर पॉजिटिव आयन ज्यादा है और सेल के अंदर नेगेटिव आयन ज्यादा होते हैं। Two of the major processes contribute to the negative resting potential are the active exchange of sodium ion for potassium ion and outward diffusion of potassium ion। कह रहा है कि कुछ ना कुछ पोटेशियम आयन बाहर की तरफ भी डिफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन मतलब ऑटोमेटिकली मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अभी मैंने आपको बताया कि पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा होती है और सेल के बाहर कम होती है, लेकिन उसके बावजूद ये पोटेशियम आयन डिफ्यूज कर जाता है या बाहर की तरफ निकल जाता है। तो सेल के बाहर ऑलरेडी ही पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, पोटेशियम आयन भी बाहर चला गया तो सेल के बाहर और ज्यादा पोटेशियम हो गया,
तो सेल के बाहर और ज्यादा पोटेशियम से सेल बाहर मोर पॉजिटिव हो गया, और मोर पॉजिटिव होने की वजह से इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा -70 मिली वोल्ट। उसके अलावा सोडियम पोटेशियम पंप है, ये भी सोडियम को बाहर भेजते हैं और पोटेशियम को अंदर भेजते हैं, लेकिन ओवरऑल ये जितने भी प्रोसेस होते हैं ये सेल के बाहर एक नेट पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। ये इस तरह से, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर सोडियम आयन की मिकदार ज्यादा है और अंदर सोडियम आयन की मिकदार कम है। सेल के अंदर पोटेशियम आयन की मिकदार ज्यादा है सेल के बाहर पोटेशियम आयन की मिकदार की निस्बत में। तो सेल क्या करता है, ये एक्टिव एक्सचेंज सोडियम पोटेशियम पंप को इस्तेमाल करता है। आप डायग्राम में देख सकते हो कि सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम को बाहर भेज रहा है और पोटेशियम को अंदर भेज रहा है सेल के अंदर, और इस दौरान एटीपी एनर्जी इस्तेमाल होती है, और सेल के बाहर सोडियम की मिकदार ज्यादा होगी और सेल के अंदर पोटेशियम की मिकदार ज्यादा होगी। लेकिन सेल के अंदर पोटेशियम जो है वो ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ भी डिफ्यूज कर जाता है। सेल के आउटर एनवायरनमेंट के अंदर पोटेशियम डिफ्यूज करना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से सेल के बाहर एक नेट सोडियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाती है, जबकि सेल के अंदर जो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। लिहाजा इसकी वजह से एक नेट डिफरेंस जनरेट होता है, जिसको हम कहते हैं सोडियम जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि -70 मिली वोल्ट के अराउंड एग्जिस्ट करता है। कल हम स्टार्ट करेंगे यहीं से आगे जो नेक्स्ट सेक्शन है कि नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है, इसके अंदर कौन से ऐसे मैकेनिज्म है कि जो नर्व इम्पल्स को जनरेट करवाते हैं, और नर्व इम्पल्स कैसे आगे की तरफ ट्रेवल करती है, और किस तरह से जो आयंस है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने के बाद जो न्यूरॉन्स है उसका सेल स्ट्रक्चर किस तरह से दोबारा से अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ वो वापस आ जाता है। अगर किसी स्टूडेंट ने इस अभी वाले सेशन में से कोई क्वेश्चन पूछना हो, ही इज द मोस्ट वेलकम। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है।